गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम पढ़ रहे थे व्यावसायिक वित्त, और व्यावसायिक वित्तों में हम ये तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय पढ़ रहे हैं, लाभांश से संबंधित निर्णय। लाभांश देखो, जो व्यवसाय होते हैं वो व्यवसाय सभी, उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। और लाभ कमाने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारा कार्य करते हैं, दिन रात कार्य करते हैं और लाभ कमाते हैं। अब इस लाभ के संबंधित निर्णय जो उन्हें लेने होते हैं वो प्रत्येक मतलब जो है वित्तीय प्रबंधक को ये निर्णय लेना पड़ता है। वह लाभांश का निर्णय क्या है? देखो, लाभ जो कमाया जाता है उस लाभ में से समस्त लाभ एक फर्म या संगठन अपने पास नहीं रखती है। वो क्या काम करती है? वो संगठन या फर्म उस लाभों में से कुछ हिस्सा जो है अपने अलग अलग जगहों पर निवेश करती है या उनको देती है। उसमें से जो बचता है वह उसका लाभ होता है। जैसे सबसे पहले उसका काम क्या होगा कि जितने भी उसके अंशधारी हैं या जो उसके ऋण पत्रधारी हैं या जहाँ से उसने ऋणों को प्राप्त किया है, उनके ब्याज के रूप में वो धनराशि प्रदान करता है। तो लाभों में से ही वह ये तय करता है कि कितनी धनराशि उसे लाभांश के रूप में अंशधारियों को वितरित करनी है ना, और कितनी राशि उसे कर के रूप में भुगतान करनी है। ये सब चीज़ों का उसको निर्णय लेना होता है। तो इसका एक क्रम है, उस क्रम के अनुसार एक जो है प्रबंधक निर्णय लेता है। अब ये क्रम क्या है? जैसा इसमें समझाया गया है, मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहले वो देनदारों के भुगतान का निर्णय लेता है उस लाभांश से। उसके बाद ऋण पत्रधारियों को जो उसे ब्याज का भुगतान करना होता है उसका निर्णय लेता है। उसके पश्चात वो करों का भी भुगतान करता है, और फिर बाद में अंत में वो पूर्वाधिकार और समता अंशधारियों में लाभांश के भुगतान का निर्णय लेता है। तो सबसे पहले वो दोनों अंशों में से पूर्वाधिकार अंशधारियों को निश्चित दर से लाभ का वितरण करने का निर्धारण करता है, और जो राशि शेष बच जाती है उस राशि में से वह उपार्जन आय मतलब उस राशि में से कुछ राशि संचित कोष के रूप में रखी जाती है, जिसे हम उपार्जन लाभांश कहते हैं। इस लाभांश का जो हिस्सा संचित कोष में रखा जा रहा है, इस हिस्से को इसलिए रखा जाता है ताकि भविष्य में जो भी व्यवसायी को विकास संबंधी कार्य करने, जैसे आधुनिकीकरण, विविधीकरण या नई ब्रांच, नई शाखा खोलना, इन सब के लिए जो उसको धन की आवश्यकता होती है वो कहाँ से वो प्राप्त करेगा? इस संचित कोष से प्राप्त करेगा। तो कुछ राशि वो संचित कोष के रूप में रखता है। उसके बाद जो राशि बचती है वो समता अंशधारियों को भुगतान की जाती है, क्योंकि समता अंशधारियों के लिए कोई निश्चित लाभांश की मात्रा नहीं होती है कि उनको इतनी दर से उनको भुगतान करना है, क्योंकि ये मालिक होते हैं और इन मालिकों को वो अपने जो भी बचत होती है उसके अनुसार वो भुगतान कर देता है। तो यहाँ पर दो बातें आपको बताई हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन आपको दी गई है, कितना भाग फर्म में रखा जाए और प्रतिधारित उपार्जन के रूप में पुनर्विनियोजित किया जाएगा। ये जो मैं बताना चाहती हूँ कि कितनी राशि को पुनर्विनियोजित किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कंपनी किस प्रकार की है। कंपनी अगर विकसित है या फर्म जो विकसित है तो उसको कम प्रतिधारित उपार्जन रखने की ज़रूरत होती है, और यदि विकास की ओर अग्रसर है तो उसको ज़्यादा धनराशि रखने की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से पुनर्विनियोजन के लिए राशि को निर्धारित किया जाता है और उसे रखा जाता है। तो ये हमारा तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय है जो लाभांश संबंधी निर्णय कहलाता है, और इसके पश्चात में अंशधारियों को लाभ देने, ऋण पत्रधारियों को उनके ब्याज का भुगतान करने आदि के लिए निर्णय लिए जाते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है बच्चों, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए यहाँ हमको दे रखे हैं लाभांश के निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक दिए हुए हैं। ये कारक इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों में उपार्जन। लाभांशों का भुगतान वर्तमान एवं भूतकालीन उपार्जनों में से किया जाता है। वर्तमान से अभिप्राय है कि इस वर्ष जो भी लाभ प्राप्त किए वो हैं, भूतकालीन वो हैं जो पिछले वर्षों में उन्होंने संचित आय के रूप में रखे हैं, वे हैं। तो वो जो बचे हुए हैं वो कितने हैं उसके अनुसार लाभांशों का भुगतान किया जाता है। किनको? समता अंशधारियों को। फिर है उपार्जन का स्थायित्व। उपार्जन के स्थायित्व का अभिप्राय है कि जो लाभ है वो लाभ अगर स्थायी है, यानी कि निश्चित दरों से हर वर्ष आप लाभ प्राप्त करते हैं, तो एक निश्चित दर से ऊंची दरों पर आप लाभों का भुगतान कर सकते हैं। अन्यथा यदि वो फ्लेक्सिबल है यानी परिवर्तनशील है, समय समय पर लाभों की मात्रा घटती या बढ़ती रहती है, तो ऐसी स्थिति में लाभों को निश्चित दरों से भुगतान करना संभव नहीं होता है। तो वो उसकी जो स्थिति होती है वो अस्थिर होती है।
है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है लाभांश का स्थायित्व। यह देखने में आया है कि प्राय कंपनियां प्रति अंश लाभांश स्थिरीकरण की नीति अपनाती हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में लाभ होने पर भी कंपनी भुगतान कम मात्रा में ही करती हैं या निश्चित दरों से ही करती हैं, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करती हैं। इसी तरह लाभांश की मतलब तभी इससे क्या होता है, इसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि अंशधारियों में एक प्रकार से मानसिक अराजकता फैल जाती है, यानी वो विरोध करना प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके अंशधारियों को लाभांश का निर्णय का निर्धारण करना चाहिए। नेक्स्ट है समृद्धि सुयोग्य। इसका अभिप्राय ये हो गया कि जो कंपनियां विकास की ओर उन्मुख है और जो कंपनियां विकसित हो चुकी हैं उन दोनों में अंतर होता है। तो इस तरह से जो विकसित हो चुके हैं उनको कम लाभ रखने होते हैं, यानी संचित आय कम होता है, और जो विकास की ओर उन्मुख है उनको ज़्यादा धन रखने की आवश्यकता होती है, संचित को ज़्यादा रखने की आवश्यकता होती है ताकि वे ज़्यादा मात्रा में निवेश कर सकें और कंपनियों का विकास कर सकें।